नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान के भाग 5 के बारे में। भाग 5 जिसमें कि 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कार्यपालिका, दूसरा अध्याय है संसद, तीसरे अध्याय में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, चौथे अध्याय में है चौथे अध्याय में है संघ की न्यायपालिका और 5वें अध्याय में है नियंत्रक व मालिका परीक्षक, जिसके बारे में हमने पहले भाग में जान लिया था। अब हम बात करेंगे भाग 5 के पहले अध्याय में राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अध्याय में है अध्याय 1 में है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52, दिस इज द शॉर्टेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। कई बार प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 52 जिसमें कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, यह भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 53 के बारे में। अनुच्छेद 53 जिसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 1 में क्या कहा है? 53 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने प्रतिनिधि या अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान के अनुसार यह शब्द राष्ट्रपति की शक्ति को नियंत्रित करता है और इसका प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है या अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53 2, अनुच्छेद 53 2 कहता है कि संघ के रक्षा बलों का समादेश संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। निहित होगा। संघ के रक्षा बलों का समादेश का मतलब है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा।
तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा। तो संघ के रक्षा बलों का समादेश, समादेश मतलब उसका आदेश तीनों सेनाओं पर चलेगा। ठीक है, तो तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ही कार्य करेगी। तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा। वैसे ये शब्द, इसका प्रयोग संविधान में नहीं है। संविधान में ये शब्द का प्रयोग है कि संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, लेकिन उसका अर्थ यही बनता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा। कई बार प्रश्न यही बनता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में तो यही कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, और अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग वह अपने स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। 53(2) कहता है कि रक्षा बलों, संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निर्वाचित होंगे वो सदस्य, वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। संसद में, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233 सदस्य। विधानसभाओं से जो राज्य की सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, जो 4120 हैं। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 4896 कुल सदस्य इलेक्शन में भाग लेंगे। तो 543 सदस्य है लोकसभा से, 543 सदस्य है लोकसभा से, 233 सदस्य है राज्यसभा से, और विधानसभाओं से है 4120 सदस्य। 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की सभा, दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो यह निर्वाचक मंडल, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, लोकसभा से 543, राज्यसभा के 233 और विधानसभाओं से, सभी विधानसभाओं से 4120 सदस्य। 4120 सदस्य मिला के सदस्य होंगे 4896। 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ये कई बार प्रश्न आता है कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे? तो शामिल नहीं होंगे
कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होगा? संसद के मनोनीत सदस्य, जैसे लोकसभा से और राज्यसभा से। लोकसभा से 2 सदस्य, राज्यसभा से 12 सदस्य, ये विधान मंडल में शामिल नहीं होंगे। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और 7 राज्यों में जो विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। अब विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में क्यों शामिल नहीं होंगे? कारण यह है कि 7 ही राज्यों में विधान परिषदें हैं, इसलिए इसमें अनुपात नहीं बैठ पाने के कारण विधान परिषदों के सदस्य भी शामिल नहीं होंगे। और मनोनीत सदस्य क्यों शामिल नहीं होंगे? मनोनीत सदस्य इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि उसे प्रधानमंत्री ही, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही, प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए हितों के टकराव के कारण प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 55 के बारे में, अनुच्छेद 55 जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में 2 चीजें हैं कि संघ और राज्यों के बीच में समतुल्यता स्थापित हो और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो वह प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है, वह है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय का अर्थ होता है कि जब जो वोटर होता है वो प्रेफरेंस मतलब वरीयता क्रम में मतदान करता है, एक वरीयता क्रम में मतदान करता है, वो एकल संक्रमणीय होती है। और अनुपात का मतलब होता है, अनुपातिक मतलब होता है कोटा, एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है। जब वह निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है वो है अनुपात में। और गुप्त मतदान का मतलब होता है कि जो मतदाता होता है उसका वोट होता है वह गुप्त रूप से होता है, वह अपना वोट किसी को बता नहीं सकता है। वीवी गिरी 1969 को छोड़कर अब तक सभी जो राष्ट्रपति बने हैं वह पहली ही वोटों की गिनती में राष्ट्रपति बन गए हैं। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दूसरी बार वोटों की गिनती की गई थी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। यह प्रश्न कई बार बनता है कि नीलम संजीव रेड्डी किस समय राष्ट्रपति बने? तो 1977 में। और निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अब देखें 1974 के बाद में राष्ट्रपति चुनाव में निम्न मत मूल्य रहा है। तो 1974 के बाद में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनमें मतों का मूल्य जो रहा है वो बिल्कुल समान रहा है। उसका कारण ये है कि 1971 के बाद में जो भी जनसंख्या का आंकड़ा है, जनगणना हुई, उनके आंकड़े 1971 के ही मान्य किए जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो 1971 के माने जाते हैं। 1971 के इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उस समय उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर था। उत्तरी भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी 1971 से पहले, और 1971 के बाद में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जो जनसंख्या में जो अंतर आया उसकी वजह से 1971 की पहले की जो जनसंख्या है उसी को राष्ट्रपति के चुनाव में मान्यता दी जाती है। उसका कारण यह है जो हमने पहले बता दिया है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने की खातिर 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में मान्यता दी जाती है या माना जाता है।
तो इसकी वजह से 1974 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर 2026 तक ये आंकड़े ऐसे यथावत ही बने रहेंगे। तो 1974 के बाद में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें सभी का मत मूल्य देखेंगे हम, कि जैसे कि एक सांसद का मत मूल्य होता है 708। हमारे संसद में कुल सांसदों की संख्या है 776। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या है, तो राज्यसभा से है 233 और लोकसभा से 543, तो दोनों मिलकर होते हैं 776 कुल निर्वाचित सांसद है। सभी निर्वाचित सांसदों के मत मूल्य है 5,39,408। तो निर्वाचित जो सभी सांसद हैं वो तो उनके मत का मूल्य है 5,39,408। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, ये वेरी मोस्ट है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, तो उसका मत मूल्य है 129। राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य कितना है, वो है 25,800। तो राजस्थान के कुल सभी विधायकों का कुल मूल्य कितना है, तो वो है 25,800। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है और सबसे कम मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है। तो जैसे कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 था, वैसे ही सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, वह है यूपी का, जिसके एक विधायक का मत मूल्य 208 है। और सबसे कम या निम्न मत मूल्य वाला राज्य कौन सा है, वह है सिक्किम, जिसके एक विधायक का मत मूल्य 7 है। अब हम जो मत मूल्य निकाल रहे हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार निकाल रहे हैं। 1971 की जनगणना को कब से माना गया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ये कहा गया था कि 1971 की जनगणना को ही आधार वर्ष माना जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। वो कब तक माना जाएगा, वर्ष 2000 तक माना जाएगा। लेकिन 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा इसको और आगे बढ़ा दिया गया। 2001 के द्वारा ये 1971 की जनसंख्या को ही 2026 तक कर दिया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए, अब राष्ट्रपति पद के लिए आप जब उम्मीदवारी करते हैं, कोई उम्मीदवार बनता है, तो उसके लिए उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। 50 प्रस्ताव रखेंगे उसके लिए और 50 उसका अनुमोदन करेंगे, तब वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भर सकता है। तो जब कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन या जरूरत पड़ती है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है वह निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होने चाहिए, यह कहीं बाहर से नहीं ले सकते हैं। निर्वाचक मंडल जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, उसी में से ही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं वह जिस एक व्यक्ति का प्रस्ताव रखते हैं वह और किसी दूसरे व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सिर्फ एक ही व्यक्ति का प्रस्ताव रख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। अब आती है राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि। तो ये जमानत राशि होती है 15,000, जो कि RBI में जमा होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और जब 1/6 मत राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो यह 15,000 जमानत राशि RBI में जमा हो जाती है, जिसे जमानत जब्त होना भी कहा जाता है।